अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, खबरें तो बहुत सारी हैं और बहुत कुछ आपको बताना भी है, लेकिन शुरुआत इस खबर के साथ जिसकी चर्चा आज सबसे ज़्यादा हो रही है, और वो खबर है गोदी मीडिया के एंकर्स के बैन को लेकर। मुझे यकीन है जिन एंकर्स को इंडिया अलायंस ने बैन किया है, उन सभी एंकर्स ने आपको चीख चीख कर ये बता दिया होगा कि कैसे कांग्रेस और उससे जुड़ी पार्टियां उनकी आवाज़ को दबाना चाहती हैं। आज मैं इस खबर पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस दो सीनियर पत्रकारों की राय आपके सामने रखना चाहती हूँ, और उन पत्रकारों के नाम हैं रवीश कुमार और दीपक शर्मा। तो चलिए पहले रवीश की बात करते हैं। रवीश ने बड़े ही शानदार अंदाज में गोदी मीडिया के पत्रकारों की पोल खोली है और उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। आज वो सवाल मैं आपको बताना चाहती हूँ। रवीश ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से गोदी एंकर्स बौखला रहे हैं, उनके समर्थन में पीएम मोदी खुद आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि प्रेस की आज़ादी खतरे में है। उसके बाद ये सारे लोग इरशाद मट्टू से माफ़ी मांगेंगे। ये लोग तालिबान में मारे गए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के लिए भी शब्द कहेंगे। रवीश कुमार सर के अलावा दीपक शर्मा ने भी इन गोदी मीडिया एंकर्स के बारे में बहुत खूब लिखा है। दीपक ये कहते हैं कि इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है, जो शख्स सच बोलने नहीं देता, जो शख्स सवाल पूछने नहीं देता, जो शख्स ना तो खुद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ना ही विदेशी मेहमानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देता है। उससे तो गोदी मीडिया को प्रेस की आज़ादी का खतरा नज़र नहीं आता। और जो लोग सत्ता से बाहर हैं, जो पावर में नहीं हैं, जिनके प्रवक्ताओं को हर रोज़ टीवी स्टूडियो में बिठाकर जलील किया जाता है, उनसे गोदी मीडिया के एंकर्स को खतरा नज़र आ रहा है। प्रेस की आज़ादी छिनती हुई नज़र आ रही है। खैर, इस मामले में फैक्ट चेक करने वाले और बीजेपी आईटी सेल के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ फैक्ट्स निकाले हैं और इन गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जुबैर ने ये बताया है कि कैसे 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने लेटर लिखकर एनडीटीवी और उसके सबसे बड़े एंकर रवीश कुमार को बॉयकॉट किया था। खैर दोस्तों, इस पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी एक होकर इस गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। जो मौलाना और सो कॉल्ड स्कॉलर टीवी डिबेट्स में जाकर इस्लाम और मुसलमानों की भद्द पिटवाते हैं, उन पर बैन लगाना चाहिए, और उलेमाओं को ऐसे डिबेट में जाने वाले मौलानाओं और स्कॉलर्स के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। मम्मन को हरियाणा की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के इस विधायक को नो वायलेंस में गिरफ्तार किया गया है। अब हरियाणा पुलिस मम्मन खान को कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड मांगेगी, जो बहुत मुमकिन है कि उसे मिल जाए। लेकिन यहाँ आपको इस गिरफ्तारी के बाद देश की मेजोरिटी और बीजेपी के आईटी सेल से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी सुनना चाहिए। दरअसल जो लोग मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर आंसू बहा रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि मम्मन का हाल ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे अतीक का हुआ था। जैसे यूपी में कई माफियों और गुंडों की गाड़ी पलट गई थी, कुछ वैसा ही हाल मम्मन का भी होना चाहिए। खैर, मम्मन का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ आपको लोगों की मानसिकता देखनी चाहिए। जिस शख्स पर 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है, उसका खुला समर्थन किया जा रहा है, और जो शख्स हिंसा में शामिल भी था या नहीं, उसके एनकाउंटर की बात कही जा रही है, और सोशल मीडिया पर ट्रायल चलाया जा रहा है कि ताकि उसके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब वो खबर दिखाते हैं जो आम आदमी पार्टी के सेक्युलर चेहरे की पोल खोलती है। ये देश भगत यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पुलिस छात्राओं पर जोर आजमाइश कर रही है और उन्हें खदेड़ रही है। खबरें यह भी है कि यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स के सिर से हिजाब खींचे गए और उन्हें फाड़ा गया। यहाँ पढ़ने वाली कश्मीर की मुस्लिम छात्राओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके हिजाब को सिर से हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर स्टूडेंट गैर तरीके से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या पुलिस वालों को ये हक हासिल है कि वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मुस्लिम स्टूडेंट के सिर से हिजाब उतारे और उन्हें फाड़े?
यकीनन नहीं। और अब आप ये भी जानिए कि यहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, और फिर फैसला कीजिएगा कि क्या पुलिस ने जो मुस्लिम स्टूडेंट के साथ हिजाब उतारे वो सही था या फिर तानाशाही। दरअसल इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक बीएससी नर्सिंग से है और यहाँ डिग्री न देने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद करके यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी है। निपा वायरस का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। केरल में एक निपाह का एक और मरीज सामने आया है। इस मरीज के बाद अब केरल में निपाह वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। खबरों के मुताबिक केरल में आज की डेट में हालात ऐसे हैं जैसे कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव में पूरे देश में थे। वहां कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, यानी जिन इलाकों में निपाह वायरस से इन्फेक्टेड मरीज हैं उन इलाकों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। वहां ना तो कोई जा सकता है और ना वहां से कोई बाहर आ सकता है। केरल में पूरे स्कूल बंद हैं। कर्नाटक सरकार ने भी केरल से जुड़े बॉर्डर इलाकों के लिए खास गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपके आसपास केरल से कोई शख्स आया हो तो आप भी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे विवाद को लेकर जिसमें अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत की पत्नी को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी खुलासा कर रही थी और ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि मुख्यमंत्री की बीवी को केंद्र की तरफ से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल रही है। लेकिन अब सीएम की बीवी ने ये धमकी दी है कि वो कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोकेगी। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और डिप्टी सीएम की पत्नी है जिनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और ये बीवी है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, जो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अली दा पहला नंबर वाला गाना गा रही हैं। इस वीडियो के बाद लोग ये कह रहे हैं कि पति तो भगवान राम को पुरुषोत्तम बताते हैं और पत्नी अली का पहला नंबर बता रही है। अब अगली खबर सनातन धर्म से जुड़ी है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को लेकर ये कहा था कि विरोधी सनातन के पीछे पड़े हैं और हिंदुओं को ऐसे दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि जिस तरह का पाखंड, भेदभाव और ऊंच नीच सनातन धर्म में होती है वो ये दिखाता है कि सनातन धर्म तो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी पहले डेंगू और मलेरिया और अब कैंसर। खैर मैं तो यही कहूँगी कि सनातन को लेकर जो टिप्पणियाँ और बयान हो रहे हैं उससे मुसलमानों को तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये उनका आपस का मामला है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको उस लेडी के बारे में बताती हूँ जिसने एक महीने में 1390 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो भी बिना कुछ करे शेयर बाजार से। जिस औरत को आप देख रहे हैं ये वही औरत है, इसका नाम रेखा झुनझुनवाला है और ये राकेश झुनझुनवाला की पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो लोग शेयर बाजार से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दरअसल रेखा ने टाटा ग्रुप की एक कंपनी के एक महीने पहले शेयर खरीदे जिनकी कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया और आज वो 1390 करोड़ की मालकिन बन चुकी है। और अब सबसे आखिर में आपको नेशनल भाभी यानी सीमा हैदर का ये वायरल वीडियो भी दिखाते हैं जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया में सेलिब्रिटी बनी सीमा आज अपने पति सचिन के साथ पत्थर और ईंटें तोड़ती हुई दिख रही है। हालांकि वो सच में ऐसा कर रही है या फिर ये कोई रील या फिर पब्लिसिटी का हिस्सा है, इसका तो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर आज इस वीडियो से उन लोगों के लिए नसीहत है जो ये सोचते हैं कि वो टीवी पर आकर रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो उन्हें सीमा हैदर को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये टीवी जितनी तेज़ी से आपको उठाता है उतनी ही तेज़ी से आपको भुला भी देता है। जब इस टीवी को आपसे टीआरपी मिलती रहती है, इसके लिए हीरो आप तभी तक होते हैं, और जब इसको टीआरपी मिलना बंद हो जाती है तो उसके लिए आप बेकार हो जाते हैं और आपको फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है। वरना सोचिए, इसी सीमा हैदर को फिल्मों के ऑफर भी आ रहे थे, इसी सीमा हैदर को बिग बॉस भी बुला रहा था, लेकिन अब ये मजदूरी का काम कर रही है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।